तो चलिए हम लोग देखते हैं धातु की अन्य लवणों के साथ अभिक्रिया किस तरह से होता है। बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो दूसरे धातु के लवण विलयन जो बना हुआ होता है उससे अभिक्रिया करता है और पहले वाले धातु को क्या करता है, उससे रिप्लेस कर देता है, उससे हटा देता है, उसको भगा देता है और अपना जगह जो है क्या करता है, स्थापित कर लेता है, धारण कर लेता है। याद कीजिए चैप्टर फर्स्ट में जब आप पढ़े थे विस्थापन, जिसमें आप एकल विस्थापन पढ़े थे और द्विविस्थापन पढ़े थे, वही अभिक्रिया हम लोग पुनः यहाँ क्या कर रहे हैं, दोहराने जा रहे हैं। तो ये है धातु क, कुछ भी मान लीजिए क में सोडियम मान लीजिए, पोटासियम मान लीजिए, कैल्शियम मैग्नीशियम मान लीजिए, और ये धातु के क्या है, साल्ट है। कोई भी धातु का क्या है, लवण है जो बना हुआ है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, धातु क का जो है क्या बनेगा, लवण बनेगा और ये ख जो बेचारा पहले से था वो इधर आ जाएगा, वो इधर साइड प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा, क्योंकि क जो है इसको क्या करेगा, भगा देगा। तब क ख छोड़िए, यहाँ मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। बी क्या है, किसी का भी ओवरऑल मान लीजिए आप क्या है, साल्ट है, मेटेलिक साल्ट है। अब ये जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है किससे, बी से। ये जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है किससे, बी से। तो ये क्या करेगा, बी को हटाएगा और ये अपना जगह लेगा और इस तरह से क्या बना लेगा, इस तरह से एक साल्ट बना लेगा, किसके साथ, सल्फेट के साथ। और बी बेचारा कोने में इधर आ जाएगा, बी बेचारा अपना कोने में आ जाएगा। इस चीज का ख्याल रखिएगा। इसी चीज को हम लोग एकल विस्थापन कहते हैं। तो सभी धातुएं सम अभिक्रियाशीलता को नहीं दिखाता है, सभी धातुएं एक समान अभिक्रियाशील नहीं होती है, कुछ कम होता है, कुछ अधिक होता है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देता है, मतलब उसी विलयन से उसको हटा देता है, उसको नीचे बैठा देता है। और यह तथ्य धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर होता है। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी होती है सॉरी उसमें क्या होता है, धातु जो है एक स्केल पे, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। किसके हिसाब से, तो अभिक्रियाशीलता के हिसाब से। जैसे सबसे टॉप पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे टॉप पे यहाँ पे क्या है, तो सबसे टॉप पे क्या है, पोटासियम है। उसके बाद क्या है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम। उसके बाद यहाँ देखिए पीवी है, पीवी का जो नेम है लैटिन नाम प्लेटिनम है। उसके बाद देखिए यहाँ हाइड्रोजन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर है, Hg, मरकरी है, Ag, सिल्वर है, और Au क्या है, सोना है, गोल्ड है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 1 2 3 और 4 है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। ये जो है आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये क्या है, एवरेज है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, लगभग लेस रिएक्टिव है। ये तीन अलग अलग श्रेणी में बटा हुआ है। अब हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का क्षमता यहाँ से लेके यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के धातु में ही है। और ये हाइड्रोजन से इस साइड का धातु जो है कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है उसके लवण विलयन से। तो इस चीज का ख्याल रखना है। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। तो अब इसका उपयोग किया जाएगा, अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा रिएक्शन में। इस चीज को आप देखेंगे और पहले भी आप क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। चलिए ये देखिए कॉपर, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये है सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट में क्या है, तो सिल्वर है और ये है कॉपर। और आप अभी जस्ट उधर पढ़ चुके हैं क्या, तो कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील है किससे, सिल्वर से। किससे, सिल्वर से। यहाँ देखिए तो यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे क्या है, सिल्वर है। तो ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है इसके तुलना में, सिल्वर के तुलना में। इसलिए कॉपर क्या होता है, हमारे यहाँ सस्ता होता है। और ये सिल्वर क्या होता है, ये चांदी क्या होता है, महंगा होता है। मार्केट में पता कीजिए जाके आप।
तो ये क्या करेगा, ये कॉपर जो है ये सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, और क्या बनाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे ये नीले कलर का बन जाएगा, क्या कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, और ये बेचारा सिल्वर इधर आ जाएगा। ये सिल्वर जो है बेचारा इधर आ जाएगा दिलवर के पास, खत्म, इधर कोना पकड़ लेगा। तो दुनिया में इसी तरह का गेम चलता है, दुनिया में भी क्या होता है, इसी तरह का गेम चलता है, हर जगह यही हो रहा है। जो बड़ी मछली है छोटे मछली को खा रही है, जो बड़ा इंडस्ट्री है वो छोटे इंडस्ट्री को खा रहा है। अभी आप देखिए जब से कोरोना के बाद क्रांति आई है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उसको क्या कर रहा है, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म जो कोरोना के बाद ग्रो किया है, करोड़ों में टर्नओवर बनाया है, वो खरीद रहा है। देखिए आप, आकाश इस तरह से बिक गया है, उसके बाद जो अभी देखिए उत्कर्ष क्लासेस बिक गया है, इस तरह से खरीदा जा रहा है। जो बेसिक नेचर के टीचर हैं, यूट्यूबर नहीं है, एक्टिंग करना जिनको नहीं आता है, वो अब फ्लॉप हो रहे हैं, जबकि उनके पास ही जेन्युइन नॉलेज है, लेकिन वो फ्लॉप हो रहा है। जो नाच रहा है, गा रहा है, एक्टिंग कर रहा है, बच्चों को रिझा रहा है, वो बेचारा ग्रो कर रहा है। तो सोचिए ये कैसा आ गया है, ये एक तरह का इनोवेशन है टीचिंग में, एक नया तरह के स्किल की डिमांड है बच्चों के लिए। तो चलिए हम लोग पुनः लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। कॉपर चांदी से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण क्या किया, चांदी को विस्थापित कर दिया, चांदी को हटा दिया उसके लवण विलयन से। अब है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, धातु जो है अधातु के साथ अभिक्रिया करता है नहीं करता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता और कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। तत्वों की अभिक्रियाशीलता तो आप समझ गए, संयोजकता के कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति क्या होता है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी क्या होता है, तो कोई भी तत्व चाहे धातु हो, चाहे अधातु हो, चाहे उपधातु हो, जब क्या होता है रिएक्शन के लिए तैयार होता है, जब वो चार्ज होता है तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो ये क्षमता है, उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस तरह के काम करते हैं। एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और इस तरह से अपना क्या करते हैं, ड्यूक्लिएट रूल द्वितीयक और ऑक्टेट रूल अष्टक नियम को क्या करते हैं, अपना पालन करते हैं, पूरा करते हैं। तो वो ये चीज क्या कह रहा है, बोल रहा है, समझा रहा है। तो जिसमें पहले से ही ड्यूक्लिएट रूल फॉलो है, ऑक्टेट रूल फॉलो है, वो अभिक्रिया करेगा ही नहीं, वो जो है एक अलग श्रेणी में चला जाएगा। जो ग्रुप 18 में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस कहते हैं, जो है अक्रिय समूह कहते हैं, वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। इस चीज का आप क्या ख्याल, या नोबेल गैस कहते हैं उस चीज को। तो परमाणु, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तथा धानायन बनाते हैं। कल मैंने ये बताया था, फिर भी आप देख लीजिए। ये है सोडियम, ये क्या है, सोडियम है। चलिए आपको हम पूरा पेज लेके ही समझाते हैं। ये सोडियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है। परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो इसके पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो पहला कक्षा है के एल और ये एम, तो शर्त के हिसाब से पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन है कितना, 7, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं, इतना सारा इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं सकता है। दे भी दिया तो इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस चीज को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्यों त्याग देगा, स्टेबिलिटी की वजह से।
जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा तो ये क्या हो जाएगा इस पे, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पहले कितना था 11 था, लेकिन त्यागने के बाद कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के तुलना में प्रोटॉन बढ़ जाएगा, और किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, इसलिए वो क्या होता है विद्युत उदासीन होता है, बैलेंस होता है। लेकिन जब कभी अभिक्रिया होती है, चार्ज हो जाता है, तो क्या होता है अनबैलेंस हो जाता है। यहाँ जब अपना ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिलीज कर देगा, त्याग देगा, तो एक प्रोटॉन बढ़ेगा उसके तुलना में। प्रोटॉन तो वही है, बढ़ेगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन घट गया तो प्रोटॉन बढ़ गया। तब यहाँ क्या हो जाएगा एक प्लस आ जाएगा और ये चार्ज हो जाएगा, तो ये सोडियम आयन बन जाएगा जो धनायन होगा। सेम इसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे, इस चीज को थोड़ा छोटा कर देते हैं और थोड़ा सा हम लोग क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन की स्थिति पे आते हैं। देखिए यहाँ पे, तो ये है क्लोरीन, ये क्या है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 17 होता है, 17 होता है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। 2 8 10 7 17 के एल और एम। सब खेल जो है ये बाह्य कक्षा का होता है, जो कोर कक्षा होता है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्षा में तो 7 इलेक्ट्रॉन है। होना कितना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए तो 8 होना चाहिए, तो एक इसको कोई दे देगा। तो अब देखिए यहाँ पे, तो प्रोटॉन कितना है 17, इलेक्ट्रॉन कितना है 17, तो ये क्या है बैलेंस है। लेकिन अब इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देगा तो अब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन अब कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अब 17 से हो जाएगा एक लेने पे 18। तो अब यहाँ देखिए 18 हो गया, यहाँ क्या हो गया 17 हो गया। तो ये प्रोटॉन क्या हो गया इसके तुलना में कम हो गया और इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा तो वही इस पे क्या होगा एक चार्ज आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव क्लोरीन का आयन बन जाएगा, तब ये Cl माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है, एक जो ये है अधातु और एक धातु आपस में इलेक्ट्रॉन्स का क्या करके त्याग या ग्रहण करके क्या करता है अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद नए नए कंपाउंड को बनाता है। और इसी से एक कंपाउंड अभी बनेगा, देखिए यहाँ पे NaCl, यही है धातु का धातु के साथ अभिक्रिया। तो हम लोग पुनः अपने पेज की ओर लौटते हैं और इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं। तो धातु क्या करेगा प्लस बनाएगा, डेट मीन्स पॉजिटिव बनाएगा, और अधातु क्या करेगा नेगेटिव आयंस बनाएगा। कल हम लोगों ने इस पे जिक्र किया था नेगेटिव पॉजिटिव पे, पुनः आज मैंने आपको बताया। चलिए, अधातु के परमाणु संयुक्ता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। ये देखिए ये बेचारा ग्रहण किया, क्यों किया जी, क्योंकि ये क्या है अधातु है। ये त्याग किया, क्योंकि ये क्या है धातु है। ठीक है, तो धातु में क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो बल्क में होता है, और अधातु में क्या होता है उसमें भी होता है, लेकिन नेचर ऐसा होता है कि वो लेने का क्षमता रखता है। वो लेके क्या बनाता है ऋणायन बनाता है, और दे के क्या बनाता है धनायन बनाता है। चलिए, धनी आदमी ही देगा तो धनायन हो जाएगा, लेने वाला आदमी हमेशा ऋणी होता है तो ऋणायन हो जाएगा। इस चीज का ख्याल रखना है। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। जब एक दूसरे को कोई चीज अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या करेगा आपस में बंध जाएगा, आपस में क्या होगा बंध जाएगा। ठीक है, तो बंध जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे मजबूत स्थिर वैद्युत बल, और ये आयनिक यौगिक का निर्माण करेगा। इस किसका निर्माण करेगा आयनिक यौगिक का निर्माण करेगा। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा आप। तो MgCl2 का निर्माण,
अब MgCl2 का निर्माण अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा सा ये सब चीज को हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। अभी मैंने जितना समझाया उस चीज को रखना है। जो बच्चे 9th में अच्छे से पढ़े होंगे उनको इन सब चीजों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वो अच्छे से 9th में सारा कुछ दिया हुआ है बहुत बेहतर ढंग से, उसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं दिया हुआ है। 9th में पूरा 2-3 चैप्टर इसी पे है। चलिए, तो मैग्नीशियम को हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी की बात करेंगे तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 12, तो 2, 8, 10, 2, 12। तो इसका वैलेंसी कितना होता है, तो इसका वैलेंसी होता है 2। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा धातु होने के नाते। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो 2 चार्ज इस पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ये मैग्नीशियम आयन बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। अब निकल के कहाँ जाएगा, वो अब देखेंगे। अब ये है क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है, 17, जो अभी हम लोगों ने देखा। और वैलेंसी कितनी होती है, तो 1 होता है। अब कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 7। अब ये एक साथ क्या करेगा, इसका जो 2 है एक साथ ले लेगा। तो यहाँ कितना हो गया, 2, 8, 8 हो गया। ये क्लोरीन क्या बन गया, ऋणायन बन गया। तो और जब ये दोनों क्या करेगा, आपस में इस तरह से अभिक्रिया कर लेगा। देखिए Mg का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का वैलेंसी क्या है, 1 है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा और आपस में दोनों अपने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, क्लोरीन क्या करेगा, लेगा उसको। तो एक का वैलेंसी 1 है तो एक और हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 को लेके अपना क्या करेगा, एक कंपाउंड बना लेगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। देख लीजिए, ये 9th में आप पढ़े होंगे, ऐसा हजारों कंपाउंड पढ़े होंगे। तो इस तरह से क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का अणु का निर्माण होता है। समझे, इसका नेचर प्लस होता है और इसका नेचर माइनस होता है। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं, तो आयनिक यौगिक क्या होता है, कठोर होता है। आयनिक यौगिक क्या होता है, कठोर और भंगुर होता है। कठोर है, ये आसानी से काटा नहीं जा सकता है, आसानी से जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जब भी इसको आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे, हथौड़े से पीटेंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा। इस गुण को कहते हैं भंगुरता। इस गुण को क्या कहते हैं, भंगुरता। एक होता है लोहे को पकड़े मोड़ दिए, टूट ही नहीं रहा। एक होता है कि लोहे को पकड़े पटक दिए, मारे हथौड़ी चूर हो गया, उसको कहते हैं भंगुरता, चूर चूर हो जाना। इसके उच्च गलनांक होते हैं, उच्च क्वथनांक होते हैं। मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा का जो है आवश्यकता अधिक होता है। ये सब इसका क्या है, तो ये सब इसका गुण है। ये सब इसका क्या है, गुण है। ये सब इसका क्या है, गुण है। उसके बाद देखिए और कई गुण है, और कई गुण है। तो और सब गुण को जो है हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे, कल देखेंगे। या थोड़ा सा बचा हुआ है तो हम लोग अभी देख लेते हैं, ताकि कल जो है हम लोगों का बिल्कुल अलग ही टॉपिक शुरू हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो सामान्यतः जल में घुलनशील, गिरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील होगा। गलित अवस्था तथा विलयन के रूप में विद्युत के सुचालक होगा। इन अवस्थाओं में मुक्त आयन उपलब्ध होने के कारण विद्युत को प्रवाहित करेगा। वह धातु की प्राप्ति, यहाँ से कल हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। धातु की प्राप्ति कैसे होता है, कैसे हम लोग पहले खनिज निकालते हैं भूमि के अंदर से, उस खनिज से अयस्क निकलता है और अयस्क से जो है धातु का निष्कर्षण होता है, वो सब चीज हम लोग कल देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं, अपने जो तैयारी है उसको जो है बेहतर करते हैं। एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और हमारे संस्था में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो समस्या हो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।
अगर हमारे लोकल बच्चे हैं तो वो हमसे संडे में आके मिल सकते हैं। संडे का जो समय है वो 8 से 10 रहेगा, जहां सिर्फ डाउट क्लास क्लियर करेंगे। बाकी जो है नंबर वगैरह हो तो फोन करके बात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैसे बच्चों को जो हमारे वीडियो देखते हैं, वैसे सारे लोगों को जो हमारे वीडियो देखते हैं, या किसी भी उम्र का हो, कोई भी काम कर रहा हो, किसी भी तरह की तैयारी कर रहा हो, उन सबों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।